पिछली पिछली वीडियो में पढ़ रहे थे, यानी हमारे पास बेस प्लस एसिड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो अगर किसी बेस की बात करते हैं, हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एक दुर्बल बेस ले लेते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला है हमारे पास AlOH का होल थ्राइस। एसिड की बात करते हैं H2SO4। रिएक्शन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक Al हमारे पास यहाँ पर जो है उस पर ट्रिपल पॉजिटिव, SO4 हमारे पास 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव आयन में परिवर्तित हो गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हमारे पास विषम कंडीशन का जो पॉजिटिव बेस है, हम इसे सम कंडीशन में बदल लेते हैं। पॉजिटिव बेस की संख्या हमारे पास 6 हो गई, नेगेटिव बेस की संख्या भी 6 कर लेते हैं, तो 3 का मल्टीपल कर लेते हैं। जब 3 का मल्टीपल हो जाएगा तो सल्फेट ग्रुप हमारे पास, सल्फेट आयन जो वो है हमारे पास वो 3 हो जाएंगे। हम इन पॉजिटिव बेस वाले ग्रुप को हम नेगेटिव बेस के साथ ऐड कर लेते हैं, इधर फॉर्मूला बन जाएगा Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। अब जो हमारे पास बच गया है हाइड्रोजन की संख्या 6 और OH की जो संख्या है वो यहाँ पर भी हमारे पास 6 है। जब 6 है तो 6H2O बाहर निकल जाता है, एल्यूमिनियम सल्फेट हमको प्राप्त हो गया। अगला नेक्स्ट सीखेंगे, हमारे पास जो क्षार होते हैं, पीछे हम पढ़ करके आए थे, क्षार जल में पूरी तरह से घुलनशील होते हैं। जो दुर्बल क्षार होते हैं वो कम घुलनशील होते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया NH4OH। NH4 केमिस्ट्री में यदि कहीं पर भी पढ़ते हैं तो इसको अमोनियम के नाम से पढ़ते हैं। OH हमारा हाइड्रोक्साइड। यदि इसको जलीय अवस्था में ले जाएं, एक्वाटिक कंडीशन में ले जाएं, तो एक्वाटिक कंडीशन में ले जाने पर हम इसे लिख सकते हैं NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ये जलीय अवस्था में जाने पर जो भी क्षार होते हैं वो अपने आयनों में पूरी तरह से विघटित होने लगते हैं। अब एक शर्त और आती है, एक जो हमारे पास दुर्बल बेस होते हैं, कमजोर क्षार होते हैं, जैसे एग्जांपल में हम लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यदि दुर्बल क्षारों को गर्म कर दिया जाए तो वो अपने ऑक्साइड में पुनः परिवर्तित हो जाते हैं। किस तरीके से परिवर्तित होते हैं, केवल हम यहाँ से H पॉजिटिव हटाएंगे, H परमाणु को विस्थापित करेंगे तो यहाँ पर पूरे OH पर नेगेटिव बना लेंगे, ये H पॉजिटिव OH के साथ विस्थापित हो जाता है। इधर बन जाएगा आपका H2O, जो प्लस शेष रह गया हमारे पास वो है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम बात करते हैं क्षारों के जो यूजेज हैं, क्षारों के उपयोग क्या हो सकते हैं, और यहां से एक क्वेश्चन निकल करके आएगा तो हम उसको आसानी से सीख लेते हैं। जो निकलने वाला क्वेश्चन है वो अभी से सीखने का प्रयास करेंगे, आगे चल करके फिर भी मिलेगा, लेकिन हम इसको आसानी से सीख लेते हैं। क्षार के उपयोग, फर्स्ट इंपोर्टेंट डालते हैं इस पर, क्षार जो होते हैं उनसे पहला पॉइंट तो ये, हम साबुन बनाते हैं। क्षारों का जो प्रमुख उपयोग है वो साबुन के निर्माण में। साबुन का निर्माण कैसे करेंगे, रिएक्शन भी सीख लेते हैं ताकि हमें ये पॉइंट हमेशा के लिए फिट रहेगा। कंफर्म बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए हम इसको आसानी से सॉल्व करते हैं। साबुन का निर्माण करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें मालूम है हमको एस्टर लेना है।
ट्राई एस्टर, ट्राई एस्टर लेना है प्लस बेस, इन दोनों को उठा करके केवल गर्म करना है। फिर सीखते हैं साबुन के निर्माण में हम इसका उपयोग करते हैं, ट्राई एस्टर लेंगे और एक बेस ले लेते हैं, हमारा साबुन का निर्माण हो जाएगा। ट्राई एस्टर का फॉर्मूला लिख लेते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है CH2O C डबल बॉन्ड O R, CHO C डबल बॉन्ड O R, CH2O C डबल बॉन्ड O R प्लस NaOH। यदि हम NaOH छार लेते हैं तो हमको वहां पर कपड़ा धोने का साबुन प्राप्त होता है, क्योंकि ये हमारे पास एक प्रबल क्षार है, दुर्बल क्षार है KOH की अपेक्षा। यदि हम यहाँ पर KOH लेते हैं तो NaOH की अपेक्षा KOH प्रबल क्षार होता है, तो वहां पर जो प्राप्त साबुन होगा वो मेरा नहाने का साबुन होता है। तो नहाने का साबुन अथवा कपड़ा धोने का साबुन आसानी से बना सकते हैं और उनकी पहचान भी देख सकते हैं। Na पॉजिटिव बेस, OH नेगेटिव बेस, RC-O जो हमारे पास कंडीशन दिखाई दे रही है, ये हमारे पास एसीटेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है। एसीटेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है तो नेगेटिव बेस इधर आ जाता है और पॉजिटिव बेस यहाँ पर आ जाता है। दूसरा ग्रुप भी हमारे पास एसीटेट एस्टर ग्रुप है, नेगेटिव बेस में तोड़ लेंगे इसको, हम पॉजिटिव बेस में तोड़ लेंगे। तीसरा जो हमारे पास है वो सेम कंडीशन में, यानी तीनों सेम कंडीशन में है। जब पॉजिटिव बेस की संख्या 3 है, नेगेटिव बेस की संख्या 1 है, तो 3 का मल्टीपल कर देते हैं। अब हमारे पास 3 जो OH है वो सिस्टम से एक इधर आकर के जोड़ देंगे, एक इधर ला करके जोड़ देंगे और एक इधर ला करके जोड़ देते हैं। फॉर्मूला बन जाएगा CH2OH CH CH2OH प्लस 3 R हमारे पास, 3 एस्टर ग्रुप हमारे पास, 3 सोडियम परमाणु हमारे पास। ये हमारे पास ग्लिसरॉल से बच गया और ये साबुन। तो पहला जो हम क्षार का उपयोग करते हैं वो साबुन के निर्माण में। दूसरे की तरफ चलते हैं। लवण के निर्माण, किसी भी लवण का प्रयोग कर देते हैं और किसी भी अम्ल क्षार का प्रयोग कर लेते हैं। HCl प्लस NaOH इजिकल टू हमारा NaCl लवण प्राप्त हो जाएगा प्लस H2O बाहर हो जाएगा। तो लवण के निर्माण में क्षार का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास सोडा के निर्माण में। सोडा के निर्माण में एक बात की जाए तो खाने का सोडा और धावन सोडा दोनों ही सोडा हमारे पास इससे बनाए जाते हैं क्षार के द्वारा। क्षार के द्वारा NaOH प्लस CO2, इधर इसको हम आसानी से सेट करते हैं। पिछले वीडियो में पढ़ाया गया था CO2 जब भी रिएक्ट होता है तो एक ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके वो NaCO3 में CO3 में कन्वर्ट हो जाता है। अब माइनस की संख्या हमारे पास 2, तो हम क्या करेंगे, एक और NaOH को बढ़ा लेते हैं। जब एक और NaOH को बढ़ा लेते हैं तो H पॉजिटिव को हम OH के साथ विस्थापित कर देते हैं। इधर हम H2O को बाहर निकाल सकते हैं प्लस Na2CO3, जो हमारे पास शेष बचा हुआ है वो Na2CO3। सोडा, धावन सोडा शेष बचा हुआ है। एक और हम इसका यूज सीख लेते हैं। अगर इसका उपयोग क्षार के साथ ब्लीचिंग पाउडर बनाने की बात करते हैं
यदि हम क्षार की क्रिया इंपोर्टेंट 10th में बहुत इंपोर्टेंट है, हम भुजा चूना एक ऐसा क्षार लेते हैं, भुजा चूना लेते हैं, इसकी अभिक्रिया यदि क्लोरीन से कर दी जाए, Cl2 के साथ करते हैं, तो हम जानते हैं OH पर माइनस और एक H पॉजिटिव, इसको पूरी तरह से विस्थापित कर देते हैं, H2O प्लस। अब जो हमारे पास शेष बच गया है वो CaO Cl2, जिसका नाम व्यंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। हमारे पास जो शेष बचा हुआ है वो ब्लीचिंग पाउडर। तो ये हमारे पास क्षारों के भिन्न भिन्न उपयोग जिन्हें हम रासायनिक समीकरण द्वारा सीख लेते हैं। अब बात करते हैं क्षारों की जो कंडीशन है उसके बारे में। हम सूचक के अकॉर्डिंग क्षार के बारे में बात करते हैं। अम्ल और क्षार के माध्यम से यदि सूचकों की बात की जाए तो हम किस तरीके से पहचान कर सकते हैं। सूचक ऐसे पदार्थ हो सकते हैं जो किसी अम्ल का स्पष्ट कर लेते हैं या किसी क्षार को पूरी तरह से स्पष्ट कर देते हैं। सूचक ऑलरेडी प्रकृति पर भिन्न अवस्था में पाए जाते हैं। तो नंबर 1 हम इसमें सीखेंगे कुछ सूचक तो प्राकृतिक कंडीशन पर निर्भर होते हैं। प्राकृतिक अवस्था हम इसमें लेते हैं हल्दी। यदि हल्दी लेते हैं तो हल्दी का एक सफल परीक्षण है। हल्दी अम्लीय माध्यम में, यदि अम्लीय माध्यम लेते हैं, अम्लीयता और इधर लिख लेते हैं क्षारीयता। हल्दी को यदि अम्लीयता माध्यम के अकॉर्डिंग देखा जाए, अम्लीय माध्यम में देखा जाए तो ये पूरी तरह से पीली होती है। और क्षारीयता जब, एक बेस्ट एग्जांपल है, किसी कपड़े पर हल्दी के दाग लग जाएं और हल्दी के दाग जिस वक्त लगते हैं तो वो अम्लीय अवस्था में होते हैं, पीले कलर में होते हैं। और यदि हम उसमें साबुन से उसको धोने का प्रयास करते हैं तो वही दाग फिर आगे चल करके लाल या भूरे अवक्षेप, लाल और भूरे अवक्षेप दोनों में मिक्स हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्षारीयता माध्यम की बात की जाए तो ये लाल भूरा, जो इसका कलर निकल करके आता है, अम्लीय माध्यम में पीला, क्षारीय माध्यम में लाल भूरा। लिटमस पेपर, प्राकृतिक के अकॉर्डिंग एक लिटमस पेपर लेते हैं, लिटमस पेपर अम्लीय माध्यम में देखा जाए तो लाल। जो लिटमस पेपर सूचक है वो अम्लीयता में देखा जाता है तो लाल कंडीशन लेकर के आता है, और क्षारीयता में नीला कलर, क्षारीयता में नीला कलर होता है। नेक्स्ट संश्लेषण के आधार पर सीख लेते हैं। संश्लेषण के आधार पर देखते हैं तो सबसे पहले हम फिनोल्फथेलीन को लेते हैं। जब फिनोल्फथेलीन को लेते हैं तो फिनोल्फथेलीन यदि अम्लीय माध्यम में है तो वो रंगहीन रहती है। अम्लीय माध्यम में फिनोल्फथेलीन रंगहीन, और क्षारीय माध्यम में गुलाबी कलर में चली जाती है। इसे एक रिंग में बंद कर लेते हैं और स्टार इसके ऊपर बना देते हैं। बोर्ड एग्जाम में विकल्प में ये 1 नंबर में क्वेश्चन कई एक बार अनसॉल्व में पूछा गया है और ये आता भी है कि जो फिनोल्फथेलीन होता है वो क्षारीय माध्यम में किस कलर में आता है, तो वो क्षारीय माध्यम में हमारे पास गुलाबी कलर में आता है। नेक्स्ट सेकंड मेथिल ऑरेंज।
मेथिल ऑरेंज की यदि बात करते हैं तो वो अम्लीय माध्यम में लाल और क्षारीय माध्यम में पीला। इसको अंडरलाइन कर लेते हैं और स्टार लगा देते हैं। ये पूछा जाता है मेथिल ऑरेंज जो हमारे पास सूचक है वो क्षारीय माध्यम में किस कलर में आता है, वो पीले माध्यम में आता है। अब नेक्स्ट वीडियो में कल ये जो हमारे पास प्राकृतिक अवस्था के सूचक और संश्लेषण, प्राकृतिक का मतलब होता है जिसको हम आसानी से नहीं बना सकते, केवल प्रकृति के द्वारा बनाए जा सकते हैं। संश्लेषण के आधार पर फेनोल्फथेलीन भी प्राप्त कर लेते हैं और मेथिल ऑरेंज भी प्राप्त कर लेते हैं। जो हमारे पास सूचक हैं, ये सूचक दरअसल इनका कार्य ये होता है अम्ल की पहचान कराना और क्षार की पहचान कराना। इन्हीं सूचक के अकॉर्डिंग हम किसी भी रासायनिक पदार्थ का परीक्षण कर लेते हैं, या वो हमारे पास क्षार है या फिर वो हमारे पास अम्ल है। तो इनका यदि प्रयोग नहीं करते हैं तो दरअसल वो कलरलेस होते हैं, रंगहीन होते हैं। यदि हम किसी एक अम्ल या क्षार का प्रयोग लिटमस पेपर पर करते हैं तो वहां पर यह रिजल्ट आता है। यदि हम अम्ल की एक ड्रॉप लिटमस पेपर पर डालते हैं तो लिटमस पेपर तुरंत लाल कलर दे देता है, तो ये निश्चित हो जाता है कि वहां पर हमारा डालने वाला है वो अम्ल है। यदि हम लिटमस पेपर पर एक क्षार की ड्रॉप, चाहे वो NaOH हो सकता है, चाहे फिर वो KOH हो सकता है, किसी की एक ड्रॉप डालते हैं तो लिटमस पेपर तुरंत नीला कलर देता है। तो इन सूचकों के द्वारा हम आसानी से अम्ल और क्षार का आकलन कर लेते हैं। यही क्षार NaOH को हम फेनोल्फथेलीन पर डालते हैं, फेनोल्फथेलीन पर डालते हैं तो वहां पर तुरंत जो विलय होगा, जो कलर होगा वो हमारे पास गुलाबी कलर आ जाता है। तो अब इन सूचकों के द्वारा हम आसानी से अम्ल और क्षार का वर्गीकरण या अम्ल या क्षार की पहचान आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे लवड़ के साथ। कल लवड़ बनाना किस तरीके से प्रारंभ करते हैं।